जिंक, बैठी। जिंक का फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और डी जिंक आपका फुल्ली फिल्ड और पूरा खाली है तो डी ट्रांजिशन संभव नहीं है। तो इस केस में नो कलर, कोई भी कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर इसको व्हाइट भी बोलते हैं, व्हाइट कलर होगा। आ रहा बात समझ में? और अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कलर फॉर्म करेंगे, ठीक है, फॉर्म कलर्स। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर फॉर्म करते हैं, उसका रीजन यही है। और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं बताइए, उधर से आप ही बताइए क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, जो ये डी ब्लॉक कलर फॉर्मेशन कर रहा है, किस कारण से करता है, रीजन क्या है बताइए आप। डी ट्रांजिशन, डी से लेके डी तक इलेक्ट्रॉन जाता है, बताया था ना कल आपका। डी में बैठिए, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का क्या मतलब होता है बताइए बगल में। डी जनरेट ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी, तो पांचों एनर्जी इक्वल होगा, स्प्लिट होगा जब उसको एनर्जी देंगे। तो बैठिए, जब एनर्जी देते हैं तो कोई चीज स्प्लिट होता है, T2G से TeG, ये दो पार्ट में टूटता था। तो डी से डी इलेक्ट्रॉन गया और वापस आने में एनर्जी का क्या होता है, लॉस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। और इसी प्रोसेस के कारण बैठो कलर शो करता है। आया बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो लास्ट क्लास हम यहां तक पढ़े थे, ये था कंडीशन फॉर कलर फॉर्मेशन, और ये है रीजन किस कारण से कलर का फॉर्मेशन होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि बताइए KMnO4 कलर फॉर्मेशन करेगा या नहीं। चलिए सब लोग निकालिए, KMnO4 शो कलर और नॉट। KMnO4 की बात बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +7 आया। देखो कैसे आएगा, 1 पोटेशियम का 1 होता है, जिसको निकालना उसको x। एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 ऑक्सीजन का -8 इक्वल टू 0, x -7 दैट इज x इक्वल टू +7। ये आया सबका। अब एक बात बताइए, मैंगनीज का पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आता है ना, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 25। 25 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। आप लोग लिखते थे ना इसे आर्गन, और क्या लिखते थे 4s2 3d5, ये तो न्यूट्रल एटम का। लेकिन अगर हमें 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे निकालना है, मैंगनीज से, तो कहां से निकालेंगे बताइए। S से निकाल लोगे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 7, तो D से भी 5 निकाल लो, तो पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया +7 में। और इस केस में क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये कलर फॉर्म करेगा या नहीं, नहीं करेगा। पोटेशियम परमैग्नेट इसको बोलते हैं, ये कलर फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो बताइए जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और बताओ कि ये भी कलर फॉर्म करेगा या नहीं। 0 कितने लोग का आ गया, सबका आ गया ना जी, ठीक। देखिए पोटेशियम का 1 होता है, तो 2 पोटेशियम का कितना हो जाएगा 2 + 2। क्रोमियम का तो निकालना है, लेकिन कितने क्रोमियम है 2, तो इसीलिए 2x लिखेंगे। एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन का -14 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2x - 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 का चलो 12 लिख देते हैं, ये कट गया तो x इक्वल टू आ गया +6, x का वैल्यू आया +6। क्रोमियम का तुम लोग जानता है एटॉमिक नंबर कितना 24, क्या लिखोगे 24 को कैसे लिखते हैं, पहले भी सीखे हो 18 4s1 और 3d5। ये अब हमको इससे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है क्रोमियम से 6, तो बताइए इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा तो 4s0 और 3d, सभी में इलेक्ट्रॉन है क्या डी सबसेल में, नहीं। तो लगता है कि ये भी कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन 9th में पढ़े होंगे कि पोटेशियम का भी कलर, पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड का भी कलर होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी होता है। जबकि इनमें वैकेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर हम पूछे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना जी, तो आप देखो पूरा खाली है, कोई तो है ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। इसमें यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0,
तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी क्या खास बात है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हुए भी कलर फॉर्मेशन करता है। बस यही दो कंपाउंड ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में ज्यादा पूछते हैं, जो थोड़े से क्या है नॉर्मल, जो आपका थ्योरी है उससे अलग है थोड़ा, जिसको आप एक्सेप्शन बोलते हो, लेकिन एक्सेप्शन के रीजन होते हैं, रीजन हम जानते हैं। चलिए लिखिए, वही क्वेश्चन है। अल्दो पोटेशियम परमैंगनेट and potassium dichromate do not have unpaired electron. Do not have unpaired electron. Do not have unpaired electron, but still show color. फिर भी ये कलर शो करते हैं, आपको बताना है ऐसा क्यों, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, फिर इसका हम आंसर लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। डीडी ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। डीडी, चलिए ऐसा क्यों होता है। आप जानते हो 10th क्लास में पढ़े होंगे, चेंज इन कलर जो था ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एक बात ये भी पढ़ते थे कि जो कलर फॉर्मेशन करेगा वो केमिकल रिएक्शन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड कलर फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें, एक का मैं बताता हूँ, दूसरा आप लिख लेना उसी आधार पे। बताइए, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे ब्रेक होगा। इसमें पोटेशियम +1 में टूटेगा और परमैंगनेट कैसे टूटेगा, MnO4 -1 इसमें टूटेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और जनरली क्वेश्चन का आंसर उसके कैसे मिलता है, उसके ज्योमेट्री से मिलता है। तो सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। ज्योमेट्री बनाने के लिए क्या निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन। आता है ना हाइब्रिडेशन निकालने, चलो जल्दी से निकालो हाइब्रिडेशन। फॉर्मूला याद है हाइब्रिडेशन का, बताइए। हाँ, ½ S + V - Q, ठीक है। लिखिए जल्दी से और आप बताइए उधर से। हाँ आप ही, S का वैल्यू क्या होगा, पहले तो 4 होगा। इसमें सराउंडिंग एटम लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट, और इसमें क्या लेते हैं, मोनोवैलेंट। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा वैल्यू, 0। सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन नहीं काउंट करते, बाकी फ्लोरीन, हाइड्रोजन ये सब काउंट करते, ठीक। दूसरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मैंगनीज का, बताओ। 7, बात सही है। माइनस चार्ज कितना, -1। टोटल वैल्यू कितना, 8। 8 का हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा, 4 का मतलब 4 आया। तो 4 का हाइब्रिडेशन, वो तो ज्योमेट्री है, sp3। sp3 का टेट्राहेड्रल। बैठिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सब लोग जल्दी से बनाइए। MnO4 -1 का कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, अपने कॉपी बनाइए, मुझे दिखाइए कैसा बनाए हो आप। आपको पता है ज्योमेट्री का। हाँ देखिए, आपको इस कंपाउंड का बनाना है, वो तो हमने हाइब्रिडेशन निकाला है, sp3। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। तो देखिए सेंटर में कौन होगा बताइए, मैंगनीज, ठीक है। और मैंगनीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना, 7। तो ये बॉन्ड मैक्सिमम कितना बना सकता है। अच्छा, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा बनता है, ऐसे ना बनाते हो। चलिए, अब ये मैक्स 4 ऑक्सीजन है, चारों कनेक्टेड हो, लेकिन ऑक्सीजन आप जानते हो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, डाई वैलेंट। कैसे बॉन्ड, डाई वैलेंट। तो एक बात बताओ, ये 7 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं ना। तो अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, तो एक देखिए नेगेटिव चार्ज भी तो है, इसको एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, 8 हो गए। तो ये इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ऑक्सीजन पे क्या है, -1 चार्ज, यानी कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अच्छा, मैग्नीज के सारे डी सब सेल देखिए, यहाँ पे कहाँ गया मैग्नीज, ये रहा। मैग्नीज में अगर हम डी सब सेल बनाए तो बताइए, डी में क्या है, वैकेंट है ना, पूरा खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल खाली है और इलेक्ट्रॉन बेचारा ये इलेक्ट्रॉन का बोझ उठाए हुए है ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, ये कहेगा तुम्हारे पास ये जगह खाली है जी, इसको यहीं रख लो।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, डी हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, मेरे यहाँ अनावश्यक बहुत ज्यादा लोग आ गए, तुम रख लो, तुम्हारे पास रूम खाली है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, अपना ट्रांसफर करेगा। अच्छा, किसको ट्रांसफर किया, चार्ज को, ये चार्ज ही तो है -1, चार्ज को क्या किया, ट्रांसफर। अच्छा, ये ट्रांसफर किया चार्ज को, माइनस चार्ज किसका चार्ज होता है, -1 किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। तो जब आप पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होता है तो कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, तो चार्ज ट्रांसफर करने के कारण स्पेक्ट्रम बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो आप समझे KMnO4 में जो चार्ज का कलर का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अच्छा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है, 2 लाइन लिख देंगे ये डायग्राम बनाने के बाद कि ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड इट ट्रांसफर टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, है ना, मैग्नीज के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, देयरफॉर इट शोज कलर। अगर कलर शो करेगा, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम वर्ड से है, स्पेक्ट्रम मतलब कलर होता है। ठीक है, बैंड ऑफ कलर होता है। आ रहा है बात समझ में, इसका रीजन भी समझ में आ गया ना। ये डायग्राम बनाएंगे और 2 लाइन इसके नीचे लिख लेंगे। डायग्राम बन गया आपका, बनाइए डायग्राम, फिर हम नीचे 2 लाइन इसमें लिख लेते हैं। 2 मार्क्स लिखिए। इन दिस डायग्राम, मतलब जो स्ट्रक्चर है, दिस डायग्राम negative charge of oxygen atom, negative charge of oxygen atom, negative charge of oxygen atom, negative charge of oxygen atom transferred to the vacant d orbital, यहाँ लिखा हुआ है vacant d orbital of manganese, vacant d orbital of manganese, vacant d orbital of manganese. Therefore KMnO4 form colors. KMnO4 इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, बाद में भी लिख लेंगे कोई बात। KMnO4 form color due to charge transfer spectra, due to charge transfer spectra। आया बात समझ में? सेम, हाँ, सेम लाइन हम किस में लिखेंगे, K2Cr2O7। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क रहा, आप बनाइएगा। चलिए अब आगे लिखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा ट्रिक की मदद से याद किए थे। पहला एलिमेंट कौन था, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, देन वेनेडियम, नहीं बोले थे, स्कूटी, वैन, कार, तीसरा कौन, चौथा कौन था, कार में फेंको, क्या फेंको, में, Mn, फेंको, FeCO, क्या फेंको, निकेल कॉपर जिंक, हो तो गया, निकेल कॉपर जिंक। और सबका एटॉमिक नंबर तो तुमको याद है जी, यहाँ से 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, यही लिखने दिया था। बोलो अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, तुम्हारा सिल्वर कहाँ से आ गया जी? सिल्वर तो वो होता है इस ग्रुप का नीचे वाला एलिमेंट है, इसके नीचे होता है ना, कॉपर, सिल्वर, देन गोल्ड। ओके, अब देखो ध्यान से, ये है अलोंग द पीरियड। अब हम आपको बताते हैं डायरेक्टली, यहां से यहां तक जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करेगा। क्या करेगा जी? यहां से यहां तक जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज, और उसके आगे चलो, यहाँ क्रोमियम से लेके, ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, यहां तक, यहां तक क्रोमियम तक, 4 एलिमेंट तक, 21 से 24 रेडियस डिक्रीजेज, रेडियस आपका घटेगा। ठीक है, और मैग्नीज से लेके कहां तक, निकेल तक, आपका रेडियस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा?
मतलब वो बदलेगा नहीं, वैल्यू को इसका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अच्छा लास्ट वाला कौन है ये? हाँ, इसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज। तो ऐसा चेंज क्यों आया, मतलब ये रेडियस में ऐसा वेरिएशन क्यों आया, उसको हम एक एक करके समझते हैं। पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ये वेरिएशन कैसे कैसे आ रहा है। ये तुम्हारा सीबीएसई वीडियो में पूछा हुआ भी है, हम बताते हैं। पहले तो हम रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लिखिए यहाँ पे। और अगर हम आपसे पूछे स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। तो हम 21 से शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं स्कैंडियम से। आप अगर यहाँ प्रोटॉन की संख्या लिखे 21, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज भी इसको कहते हैं, जिसके कारण जेड इफेक्ट लगता है। अच्छा इसमें ऑर्बिट्स कितने बनेंगे बताइए, स्कैंडियम अगर रहा तो? फोर्थ ऑर्बिट का एलिमेंट है ना, तो 4 बनेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में ना केवल यहाँ एस होता है, केवल कौन होता है? एस होता है। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अब अगर है तो लिखेंगे। तो 2 स्कैंडियम में तो होता है, स्कैंडियम में होता है ना जी, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन। अच्छा डी कहाँ होता है? इनर ऑर्बिट, अंदर की ओर। ठीक है, अब हम अगर स्कैंडियम की बात करें, वन बाय वन हम बात करते हैं। अच्छा पहले ये समझो कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन काम करेगा। देखो 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, है कि नहीं है? ठीक है, अब इसमें 2 तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। एक, ये इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस। जिस इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन शॉर्ट जेड इफेक्ट। अच्छा दूसरा फोर्स कौन काम करेगा? ई इलेक्ट्रॉन जो है, ई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। बोलिए बात समझ में आता है? यानी कि अगर हम फर्स्ट केस लिखें, क्या लिखे जी? फर्स्ट केस। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट केस लिखे और स्कैंडियम से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप बताइए कि स्कैंडियम के केस में आपको क्या लगता है? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में कौन बड़ा? देखिए अभी एक आध इलेक्ट्रॉन है, उतना रिपल्सन महसूस इसको नहीं होगा। ज्यादा महसूस क्या होगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसी को जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा, जिसके कारण रेडियस क्या हो जाएगा? जब भी अट्रैक्शन होगा तो रेडियस डिक्रीज, सो रेडियस विल बी डिक्रीज। चलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। हम स्कैंडियम के बाद कौन से एलिमेंट पाएंगे? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम पे आएंगे तो टाइटेनियम में डी क्या आ जाएगा? 2। आप ही बोल रहे हो डी 2 होगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे रिपल्सन का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा आगे आते हैं, वेनेडियम पे कितना होगा? 3। तो यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन लिखिए। देखो इस शील्डिंग का काम करेगा, इसी को होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक स्क्रीन की तरफ काम करेगा, जैसे एक मैग्नेट है और मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अब बीच में आपने स्क्रीन लगा दिया, पर्दा लगा दिया, तो थोड़ा अट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको और लार्ज कर दो, लकड़ी रख दो बीच में, है ना, तो क्या अट्रैक्शन होगा? नहीं ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बात है कि कैसा का स्क्रीन है, स्क्रीन की थिकनेस कितनी ज्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी को कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सुने हो? 11th में सुने होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे ही क्रोमियम पे आइएगा ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा यानी कैसा हो जाएगा? हाफ फिल्ड। इसके 5 डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब बढ़िया से स्क्रीनिंग तैयार हो गया है, जो इसको रिपेल कर रहा है, अट्रैक्शन को अपोज कर रहा है। तो बताइए इस केस में रेडियस तो घटा, लेकिन जब ये हाफ फील्ड आने लगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर। तो उसको हम लिखते हैं सेकंड केस में। किस केस में? सेकंड। जहां पे बताइए जेड इफेक्ट यानी अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के। अब अगर अट्रैक्शन फोर्स विल बी, रेडियस विल बी डिक्रीजेस। अब आप खुद ही बताइए, अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स दोनों बराबर है तो रेडियस ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, माने उस केस में रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी, बोलिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा।
और ये कहाँ तक चलेगा, सुनिए कहाँ तक चलेगा। देखिए आप यहां से इलेक्ट्रॉन भरते जाइएगा, मैग्नीज में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जी बताओ, 7, मैग्नीज में भी 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। और यहाँ 6 होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 7 हुआ 8 हुआ, यहाँ तक तो ठीक है, अभी भी पार्सली ही ना है तो कांस्टेंट रहेगा। कहाँ तक चलेगा D8 बताइए, निकल तक। लेकिन जैसे ही कॉपर पे जाओगे वो एकदम D10 हो जाएगा, पूरा भर गया, तो बताइए अब स्क्रीनिंग स्ट्रांग नहीं हो गया, 2 लेयर तैयार हो गए, तो अब क्या अट्रैक्शन हो पाएगा, नहीं, अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ना इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर दूसरों को हटा रहा है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड केस की अगर हम बात करें तो आप ही बताइए क्या होगा उस केस में, जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में कौन बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब अगर रिपल्सन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, रिपल्सन, तो रिपेल करेगा तो बताओ साइज थोड़ा लार्ज हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। अब अगर साइज लार्ज हो गया, साइज को आपने थोड़ा बढ़ा दिया, तो रेडियस बताइए, रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और ये D10 किस में संभव है, कॉपर और जिंक में। तो मात्र 2 केस में ही ये संभव है, इसीलिए इस 2 केस में फुल्ली फिल्ड होने के कारण स्क्रीनिंग ज्यादा काम करता है, और स्क्रीनिंग ज्यादा होने के कारण, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण इनर डी ऑर्बिटल्स में रिपल्सन विल बी मोर एज कंपेयर टू अट्रैक्शन या एज कंपेयर टू जेड इफेक्ट। तो इसके तुलना में ये ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा, तो बाहर की ओर धक्का ज्यादा दे रहा है, तो रेडियस क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि रेडियस विल बी इंक्रीजेस। बताइए ये बात समझ में आया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि क्यों यहां से यहां तक रेडियस पहले घटा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा था। क्यों बराबर रहा, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन रिपल्सन सेम आया, लेकिन फिर लास्ट टाइम में क्या हो गया, रिपल्सन का वैल्यू बढ़ गया, और इसीलिए देखा गया कि इनका रेडियस एज कंपेयर टू 3D सीरीज, इनका रेडियस बिगर होता है। आया समझ में क्यों, कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं ना, इसको पहले आप लिख लो, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डाउन द ग्रुप, ठीक है, अगर ग्रुप वाइज हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो रेडियस क्या होगा, ठीक है। पहले बताओ कितने सीरीज हमने पढ़े हैं, हम मान लिए ये मेरा कौन सा सीरीज है, 3D, ठीक है, मतलब 4th पीरियड का एलिमेंट है। 4th पीरियड के बाद कौन आएगा, 5th पीरियड आएगा। 5th पीरियड को कौन सा सीरीज कहते हैं, जल्दी बताओ, 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, और उसके बाद कौन आएगा, 5D सीरीज। तो इस तरह से बॉक्स बनाइए जिसकी मदद से हम समझ देंगे इसको, 5D सीरीज। अच्छा आपको पता है अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस विल बी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता है, और ये 4th पीरियड का, तो 4th ऑर्बिट यानी कि 4 ऑर्बिट बनेंगे, यानी कि 4 सर्कल्स बनेंगे, और 5th ऑर्बिट में कितने सर्कल्स बनेंगे, 5। तो मतलब आप डाउन द ग्रुप जैसे ही जाओगे, व्हेन वी मूव या व्हेन वी goes down the group 3D to 4D, radius will be increases, लिखो radius will be increases। अच्छा कोई रीजन पूछेगा क्यों इंक्रीज करता है, तो आपको पता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू ऑर्बिट, है ना, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्बिट की संख्या, यानी कि सर्कल की संख्या क्या होती है जी, इंक्रीज करती है, इस कारण से रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन बताओ मुझे नेक्स्ट केस में जब हम 4 से 5D की तरफ जाएंगे, यानी कि कौन पीरियड है ये तुम्हारा 5th पीरियड, और ये तुम्हारा ये 4th है, ये 5th है, और ये 6th है, तो 6th पीरियड बताओ क्या होगा।
हाँ सोच के बताइए, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम, क्या लग रहा है? सोच के बताइए जल्दी से। ऐसे लिखना है, ये आप ऑब्जेक्टिव में मार्क कीजिए जितना अंडरलाइन कर रहा हूं। आपसे कोई पूछेगा कि भाई फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स पीरियड रेडियस विल बी डिक्रीजेज, तो रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो रेडियस छोटा हो जाएगा, स्फीयर आपका अगर सिकुड़ गया, जैसे बैलून देखे हो ना, बैलून को थोड़ा सा प्रेस कर दो तो सिकुड़ गया, तो उसका रेडियस स्मॉलर हो जाएगा। तो अब बात अगला सवाल आता है कि व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। आप बताइए फिफ्थ पीरियड में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें पहला एलिमेंट कौन होता है, याद करो कौन होता है, इटीरियम ना, यही ना होता है। चलो ठीक। अच्छा इसमें पहला एलिमेंट कौन होता है, लेंथेनम, सबको पता है, उससे लेना देना नहीं, छोड़ो इसको। हाँ ये चलो रहने दो यहाँ पे। और लेंथेनम के बाद देखिए ध्यान से, लेंथेनम के बाद मेन मतलब यहां से, लेंथेनम के बाद इसमें अगला एलिमेंट कौन होता है जो डी ब्लॉक में लाई करता है, सीधा जाके 72, जिसका नाम कौन है, हॉफनियर। बीच में कितना का गैप आ गया, 58 से 71, और इसी गैप को क्या कहते हैं, लेंथेनम के बाद आया इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। अब एक बात बताइए, आप जैसे ही फिफ्थ पीरियड में गए तो रेडियस एक्चुअली बढ़ना चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए, एक्चुअली बढ़ना चाहिए था, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है इसलिए ऑर्बिट यहाँ 6 बन रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, रेडियस घट गया। क्यों घटा, तो देखिए क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए कहाँ 57 कहाँ 72, अचानक से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज। अब अगर प्रोटॉन इंक्रीज किया तो बताइए सर्कल भले 6 बने, लेकिन एक बात बताइए कि सर्कल 6 बनने के बावजूद इलेक्ट्रॉन का इसके प्रति अट्रैक्शन, जिसको अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या लगता है आपको, प्रोटॉन के बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो जेड इफेक्ट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण, इसी के कारण एज ए रिजल्ट क्या होगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। और रेडियस क्यों घटा, रीजन पूछेगा रेडियस क्यों घटा, उसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, तो भाई लेंथेनॉइड ना आया था तो लेंथेनॉइड सीरीज आया, लेंथेनॉइड आने के कारण ही सीरीज क्या हो गया, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इस कारण से ही एक्चुअली ये पिछले वाले से थोड़ा छोटा ही हो जाता है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, समझे। तो ये क्या किसके कारण ये बढ़ा, लेंथ यहाँ पे एफ ब्लॉक के आने के कारण, एफ ब्लॉक यानी लेंथेनॉइड सीरीज के आने के कारण, लेंथेनॉइड सीरीज के आने के कारण बढ़ा, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आता है, तो पहले ये डायग्राम बना लो, फिर हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को लिखते हैं कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 6 ब्लॉक बना है। ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। लिखिए व्हेन वी गोज 4D series to 5D series, when we go 4D series to 5D series, 4D series to 5D series, number of protons, कॉमा करके लिखो, number of protons increases, number of protons is increases, therefore
Therefore, effective nuclear charge also increases. Therefore, effective nuclear charge also increases. Also increases. As a result, इसके कारण क्या होगा? Result. As a result, radius will be decreases. Radius will be decreases. Radius will be decreases due to addition of lengthenoid series. Due to addition of lengthenoid सीरीज के आने के कारण ही ये प्रोटॉन्स बढ़े, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा और रेडियस या साइज डिक्रीज हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ lengthenoid series. Okay, this effect is called lengthenoid contraction. साइज का घटना लेंथेनॉइड के कारण क्या कहलाएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं ना? लिख लीजिए, फिर से समझ लीजिए. देखो, अलोंग द पीरियड रेडियस में वेरिएशन आता है. क्यों आता है वेरिएशन? तो याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ये जुड़ा रहता है, और इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इस अट्रैक्शन फोर्स में होता क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती गई, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, देन 2 3 4, यहाँ तक 4 5 आए, हाफ फील्ड तक हो गए. तो यहाँ तक अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम था. इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन कम था. इस कारण से अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण रेडियस कम हुआ. दूसरी बात, जैसे ही हाफ फील्ड से ये आगे बढ़ने लगा, तो एक समय ऐसा आया जहां अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर हो गया, तो रेडियस क्या हो गया? कांस्टेंट. लेकिन एक टाइम बाद जब ये फुल्ली फिल्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा? अब ये पूरी तरीके से इसको रिपेल करेगा, इसका असर इस पे कम होगा. तो ये पूरी तरह से रिपेल करेगा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो इसलिए याद रखिएगा, कॉपर जिंक में रेडियस इंक्रीज हो जाता है. ये तो बात हुई अलोंग द पीरियड. डाउन द ग्रुप क्या होगा? 3 to 4. ये आपको पता है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, सर्कल्स बढ़ते हैं, तो रेडियस बढ़ेगा. यहाँ तक बात सही है. लेकिन यहाँ पे ना एक चीज की एंट्री हो जाती है जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक. और एफ ब्लॉक में भी कौन सा? लेंथेनम के बाद आता है, इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज. लेंथेनॉइड सीरीज के अचानक से एंट्री से नंबर ऑफ प्रोटॉन अचानक से बढ़ जाते हैं, और इसकी संख्या ज्यादा बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ गया, और इसके कारण एज ए रिजल्ट क्या होता है? रेडियस विल बी डिक्रीजेज. इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. आया समझ में? एटॉमिक रेडियस में कोई डाउट नहीं ना? तो ये था तुम्हारा फोर्थ प्रॉपर्टी. उसके पहले हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, कलर फॉर्मेशन. 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि D0 में एग्जिस्ट करते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, बट स्टिल दे शो कलर फॉर्मेशन. क्यों? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किसको कहते हैं? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी सबसेल में वो भेज देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण एनर्जी लॉस होगी और कलर का फॉर्मेशन होता है. ये 2 ही कंपाउंड में होता है. अदरवाइज जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कलर तभी फॉर्म करेंगे जब उसके डी सबसेल में वैकेंट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. यानी क्या कंडीशन है फॉर कलर फॉर्मेशन? D1 से D9 होना चाहिए. अगर D0 और D10 रहा, फुली फिल्ड रहा या वैकेंट रहा, तो भी कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा. और अगर 1 से 9 रहेगा तो कलर का फॉर्मेशन होगा. इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे? डीडी ट्रांजिशन. डीडी ट्रांजिशन भी आपसे पूछेगा. डीडी ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर सकते हो ना? 3 मार्क्स में लिखने आ सकता है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो याद रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा कि एनर्जी के कारण डीजनरेट ऑर्बिटल जो उसमें 5 है वो 3 और 2 में टूट जाता है, जिसका नाम भी दिया गया T2G से EG. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है D से D तक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डीडी ट्रांजिशन. उसके पहले का टॉपिक पर क्या पढ़े हैं बताओ? सेकेंड टॉपिक
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पॉजिटिव, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट। अब बताइए ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड यानी 3D सीरीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होता है? +2 होता है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? +7। मैक्सिमम किसका होता है? Mn यानी मैंगनीज का। ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और लोएस्ट भी पूछा जा सकता है 4 कंपाउंड देख के। इस तरह का क्वेश्चन बना लोगे ना, ठीक। उसके बाद पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो भी आपको पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही आधारित है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो नहीं होगा या जीरो होगा, जीरो नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा। और जो अगर जीरो हो गया वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ा है ना? बोलो आगे प्रॉपर्टी पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? पक्का? ठीक है, बोले थे यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवाइज करके आइएगा और इनको क्वेश्चंस बना के आइएगा।